So, okay, good morning, everyone. So, today we are going to discuss a new chapter, and this chapter is called Standard Costing, which is the very important chapter of the management accounting. Uh, as we know that, जैसे कि उसके नाम से क्लियर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्या है? दिस इज द टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉर द कंट्रोल. When we say control, control means there is a very various aspect of control according to their materials and labels and time or stock and everything. ठीक है. तो जनरली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जैसे कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, स्टैंडर्ड. Standard refers the specific measurement or predetermined scale for like your materials, like your labors, like your overheads. ठीक है, कि हमने एक स्टैंडर्ड नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन में हमने एक स्टैंडर्ड को जो है वो सेट कर लिया है और उस स्टैंडर्ड के बेस पे हम जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड हमने जो है यहाँ पे एक सेट कर दिया है. Now the meaning of standard and definition. So standard costing is a predetermined cost in which is determined for the productions of the goods on the basis of certain specific standards under the certain specific conditions. Some definitions like that. The standard cost is a determined cost which is predetermined cost which determined what of the each product or service should be cost under the given circumstances. आपको कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस दे रखे हैं, उन सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे हम एक स्टैंडर्ड अपने आप के लिए सेट करते हैं कि इतनी यूनिट मटेरियल में हमने इतने किलो मटेरियल में इतने यूनिट हमने प्रोडक्शंस करना है. वो हमने एक नॉर्मल स्टैंडर्ड सेट किया है और उसके बेसिस पे फिर हम जो है अपना काम स्टार्ट करते हैं. तो जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वो हमें एक टूल देता है अपने वर्क एरिया में कंट्रोल करने का. ठीक है, तो जैसे टर्म से आपको क्लियर हो रहा है कि वो स्टैंडर्ड है. स्टैंडर्ड मींस देयर इज अ स्केल ऑफ मेजरमेंट. ठीक है, the standard may be defined as a measurement quality of materials, labor and other element of the cost is required for the productions. और ये predetermined quality level of the techniques है. ठीक है, तो standard costing is a process of a techniques of accounting in which the actual cost incurred are compare with the predetermined cost. जब हम actual cost को predetermined cost के साथ compare करते हैं उस समय हमें standard cost की जरूरत पड़ती है. Now the characteristics of the standard costing. तो standard costing number फर्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ द स्टैंडर्ड. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टैंडर्ड को डिटरमाइन करते हैं. डिटरमाइन ऑफ द स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड सेट करना है कॉस्ट फॉर द वेरियस एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट एंड एसर्टेन द सेपरेटली. हर एक चीज को हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे. व्हेन वी डिटरमाइन द स्टैंडर्ड देन कंप्यूटिंग द एक्चुअल कॉस्ट. एक्चुअली जो हमको कॉस्ट मिल रही है हम उस कॉस्ट को क्या करते हैं, फिर डिटरमाइन करते हैं आफ्टर द कंप्लीटिंग द प्रोडक्शन. ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट इज इनकर्ड for the comparison. Third one is comparison of standard cost and actual cost. Then we are compare with the standard and actual cost. उसके बाद जो हमें मिल देगा उसको हम बोलेंगे वेरिएंस. तो नेक्स्ट स्टेप है कंप्यूटिंग ऑफ द वेरिएंस. द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट इज कॉल्ड अ वेरिएंस. नाउ अब जब हमें वेरिएंस मिल गया है, अब हम क्या करते हैं, रीजन ऑफ द वेरिएंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. ascertainment ऑफ द रीजन ऑफ वेरिएंस. इफ देयर इज अ वेरिएंस बिटवीन द स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट, देन cause of these variance are identified. These causes may be controlled as well as not controllable. मतलब हम ये चीज कोशिश करते हैं निकालने की कि जो जिस वजह से भी ये डिफरेंस आया है क्या वो कंट्रोलेबल है या अनकंट्रोलेबल फैक्टर है. Now, next one is study of options. Then, when we identify the variance, different options of the outcomes, these variants are studies as a point of indication of these variants are to be
डिटरमाइन, यानी अब हम ऑप्शन देते हैं कि अच्छा ये कर सकते हैं क्या, व्हाट वी कैन डू फॉर द शॉर्टेज टू ओवरकम विद दीज वेरिएंस, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट, और उसके बाद हम मैनेजमेंट को क्या देंगे, रिपोर्ट देंगे कि भाई हमने ये स्टैंडर्ड सेट करे थे। जैसे हम बजट डिसाइड करते हैं कि भाई पर्टिकुलर सेक्टर में इतना बजट रहेगा, अब उस बजट को कौन कितना यूज करता है और किस तरह से यूज करता है वो एक्चुअल हो गया, फिर हम कंपेयर करते हैं कि जी हमने इतने टारगेट अपने अचीव कर लिए, ये काम करना था, ये काम करना था, सारे काम हो चुके हैं। जो काम नहीं हुए अगर कोई डिफरेंस है तो हम निकालने की कोशिश करते हैं कि भाई ये डिफरेंसेस क्यों आए हैं, किस वजह से ये डिफरेंसेस आए हैं, तो उनको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। करेक्टरिस्टिक्स के बाद हम आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। तो सबसे फर्स्ट जो मेन ऑब्जेक्टिव है इसका वो है इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, आपके किसी भी काम करने की एफिशिएंसी, क्योंकि स्टैंडर्ड फिक्स है क्वालिटी वाइज और टाइम वाइज, और हम क्या करते हैं कि उसी स्टैंडर्ड का गुड समय चाहिए होता है, ठीक। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज टू इंप्रूव द क्वालिटी एंड मिनिमाइज द कॉस्ट, ठीक है। सो एज टू फेस द कंपटीशन इफेक्टिवली, ताकि हम मार्केट में अवेलेबल किसी भी तरह के कॉम्पिटिशन्स को इफेक्टिवली फेस कर सकें। इस वजह से हमें क्या चाहिए होती है, स्टैंडर्ड कॉस्ट चाहिए होती है। ये प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। सेकेंड वन है कॉस्ट कंट्रोल। इसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो भी होती है वो कॉस्ट के एलिमेंट को लेके होती है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के ऊपर होती है, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसी के दौरान रहे, और उस कोशिश में हम क्या करते हैं कि अपनी जो एक्चुअल कॉस्ट है उस कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि उससे ज्यादा ना जाए, ठीक है। थर्ड वन इज डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्या है कि अगर बाय द वे यू हैव अ वेरिएंस इन योर ऑर्गेनाइजेशन, स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच अगर कोई डिफरेंस है और उसमें अगर कोई वेरिएंस हो गया, तो सो दैट वी कैन कंट्रोल इट प्रॉपरली वी कैन सेट अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन, विच पर्सन हैज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ठीक। एंड द फोर्थ वन इज सप्लीमेंट्री ऑफ द बजटरी कंट्रोल। ये जैसे बजटरी कंट्रोल का काम क्या है कि ये सब चीजें कंट्रोल करना है, तो आपका जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वो आपको सप्लीमेंट प्रोवाइड करता है, एक दूसरा हथियार है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो है कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। एंड इंफॉर्मेशन ऑफ मैनेजमेंट तो है ही कि मैनेजमेंट को आपको इन्फॉर्म करना है, ठीक। एंड इससे मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो मैनेजमेंट आराम से जो है इन सब चीजों के ऊपर डिसीजन मेकिंग कर सकता है, ठीक। नेक्स्ट आपके पास आता है एडवांटेज ऑफ द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो आपके पास है, उस एडवांटेज में सबसे पहला जो एडवांटेज है, वो पहला एडवांटेज ये है आपका कि फर्स्ट एडवांटेज इज एलिमिनेशन ऑफ द वीकनेस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी ये हिस्टोरिकल कॉस्ट की वीकनेस को एलिमिनेट कर देता है। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, यानी कि हिस्टोरिकल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट आर रिकॉर्डेड आफ्टर दे हैव बीन इनकर्ड, ठीक है। जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है वो आप जैसे मतलब आपने कोई एक्चुअल काम करा, उस एक्चुअल काम को करने के बाद जो आपके पास मिला उसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं। कि कल हमने जो है 1 यूनिट 10 किलो में जो है 1 यूनिट बनाई थी, या 10 किलो में 100 यूनिट बनाई थी, वो आज की एक्चुअल कॉस्ट कल की हिस्टोरिकल कॉस्ट हो जाती है, ठीक है। आर रिकॉर्डेड आफ्टर they have been incurred and thus they are not for the much use in the price determinations or cost control. Standard costing eliminate such limitations because of under this system cost data are compliant before the production is commencement. जब तक आपका प्रोडक्शन कंप्लीट होता है उससे पहले हम स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, हम पहले ही स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि जी इसमें इतने में इतने रुपए बनने। ये नहीं कि हम पहले उसको बोलेंगे जी आपके पास मटेरियल है, अब आप देखिए ये कितने का बनेगा, और उतना बनने के बाद हमने उसके तब बाद में हमने उसकी कॉस्ट डिसाइड करी। तो ये जो है डिसएडवांटेज है, इस डिसएडवांटेज को कंप्लीटली इग्नोर कर देती है आपकी, एलिमिनेट कर देती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सेकेंड है सिंपल एंड इकोनॉमिक। ये बड़ा ही इजी है और सिंपल है कैलकुलेट करना। पुराना जो हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं एक्चुअल को उसके साथ कंपेयर कर देंगे, जो डिफरेंस निकलेगा वो वेरिएंस हो जाएगा। अगर आपको गेनिंग है सिचुएशन तो गेनिंग बल्ले बल्ले,
और अगर कम है तो इसका मतलब आपका वेरिएंस आ रहा है। ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल इससे होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कंपैरेटिबली कंपेयर करने के लिए दो डिफरेंस पीरियड का बड़ा आसान हो जाता है ये। ठीक है, कॉस्ट कॉन्शियस है, बिल्कुल जी। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डेवलप द इन्वायरमेंट ऑफ द कॉस्ट कॉन्शियसनेस among the employees, executives, top management, because of the actual cost is compared with the standard cost. If there is a variance, the persons or the group responsible for that they are identified. आप उसको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फलाना ग्रुप, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो इससे क्या होगा, इससे मेजरमेंट ऑफ एंड इंक्रीज ऑफ एफिशिएंसी। जब आप किसी के ऊपर चेक लगाएंगे तो वो क्या करेगा, वो ग्रुप अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड से कम होते हैं तो फिर आपको दिक्कत पेश आने वाली है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने बिल्कुल एफिशिएंटली काम करा तो बेसिस ऑफ इंसेंटिव वेजेस सिस्टम, तो ये आपको इंसेंटिव वेजेस सिस्टम को भी इंप्रूव करने का काम करेगा, क्योंकि हम ग्रुप में जब अपने लेबर को डिसाइड कर देंगे, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट, और उनको आपस में कंपेयर करेंगे कि किसकी कॉस्ट सबसे कम रही है, और स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जिसने मटेरियल बनाया है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं उसकी वेजेस। ठीक है, एंड नेक्स्ट है फैसिलिटी टू प्रोडक्शन प्लानिंग। ठीक है, प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन की प्लानिंग को फैसिलिटेट करने के लिए काम आता है। ठीक है, इफेक्टिव डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज, किसी पर्टिकुलर ग्रुप को आपने कह दिया कि जी आप डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज हो गई, उनको स्टैंडर्ड बताने के बाद आपने उसको बोल दिया कि तूने ये काम इतने में करना है। डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है। हेल्पफुल इन अ बजट, ये बजटरी कंट्रोल करने में जो है आपका बड़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब है इसकी लिमिटेशन कि व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो लिमिटेशन क्या है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, सबसे पहले ये अनसुटेबल फॉर द कंसर्न डीलिंग इन नॉन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, ये उनके लिए ठीक नहीं है जो कि स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रोडक्ट की स्टैंडर्डाइज प्रोडक्शन जिनकी है नहीं। ठीक है, डिफिकल्ट टू सेटिंग अप स्टैंडर्ड, अब आप किसी सिचुएशन में स्टैंडर्ड कैसे फिक्स करेंगे, बाय द वे टेक्निकल स्किल्ड है, एक्सपीरियंस है। ठीक है, कई सारी चीजें ऐसी हैं जो कि जहां जहां की आप एक तरह की कंडीशन नहीं रहती बिजनेस में, तो वहां आप स्टैंडर्ड सेट करने में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। इट इज नॉट सुटेबल फॉर द स्मॉल फॉर्म्स, ये स्मॉल फॉर्म्स के लिए सुटेबल नहीं है बिल्कुल भी। चेंजिंग द बिजनेस कंडीशन, अगर बिजनेस कंडीशन चेंज हो जाती है तो फिर आपका स्टैंडर्ड चेंज हो जाएगा। अगर कोई गवर्नमेंट चेंज हो गई, पॉलिटिकल कंडीशन चेंज हो गई, ठीक है, जैसे कोविड हो गया इस समय, तो अब इस समय का जो स्टैंडर्ड है वो इंटायरली डिफरेंट होगा फिर अदर चीजों से। तो यहाँ पे हमें थोड़ा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए दिक्कत होती है। ठीक है, अब बात आती है कि टाइप ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कितने तरह के होते हैं और मेथड्स कौन कौन से होते हैं स्टैंडर्ड के। तो टाइप ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, सबसे पहले है बेसिक स्टैंडर्ड, जिसको इनिशियली स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो इनिशियली स्टैंडर्ड हो गया, उसके बाद है करंट स्टैंडर्ड। तो करंट स्टैंडर्ड आर सुटेबल फॉर द बेसिस ऑफ करंट कंडीशंस एंड आर मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ द कंडीशन, तो कंडीशन के हिसाब से हम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड वन है आपके पास एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड, कि दिस स्टैंडर्ड इज बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड कंडीशन, इट इज मीन दैट द स्टैंडर्ड विच कैन बी अचीव ड्यूरिंग द सर्टेन बजट और पीरियड टाइम। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड। अब है मेथड्स ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो एक तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स, ये तीन स्टैंडर्ड हम यहाँ पे पढ़ेंगे, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। तो सबसे पहले जो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं, वो स्टैंडर्ड हो जाता है आपका लेबर कॉस्ट वेरिएंस, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, वेरिएंस एनालिसिस मटेरियल और लेबर। सबसे पहले मटेरियल वाला पढ़ेंगे हम, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे लेबर, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम वेरिएंस, ओवरहेड्स का वेरिएंस। तो मटेरियल में जो है कॉस्ट वेरिएंस निकालते हैं हम, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल लेबर वेरिएंस, मटेरियल यूज वेरिएंस। ठीक है, तो ये सेक्शन हमारा चलेगा कल। कल मैं आपको बताऊंगा इसमें कि आप मटेरियल और लेबर को किस तरह से यूज करते हैं। इसके बहुत इजी चैप्टर है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूलाज है, आपको फॉर्मूला दिए हैं, फॉर्मूले के बेसिस पे आपने काम करना है। वैल्यूज वहां पे दी हुई होंगी, वो वैल्यू आपको पुट करनी है। कुछ चीजें आपको निकालनी पड़ेंगी उसमें, जैसे मटेरियल मिक्स वेरिएंस, आइडल टाइम वेरिएंस, या लेबर इफेक्टिवनेस टाइम वेरिएंस है। इन 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 चीजों में थोड़ा सा टाइम लगता है चीजें निकालने में,
अदरवाइज जो शुरू के 2-3 चीजें हैं वो तो बिल्कुल आसानी से निकल जाती हैं, और सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं उसके, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जिससे कि आपको दिक्कत हो। मतलब ऐसा ऐसा कोई बहुत बड़ी बात है। जैसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, तो कॉस्ट वेरिएंस में क्या होता है, क्वांटिटी और प्राइस। कॉस्ट का मतलब क्या है कि कितने यूनिट हैं और कितने रुपए पर यूनिट आपको दिया हुआ है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट कर देना। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी यूज हुई और स्टैंडर्ड प्राइस क्या था, उसमें से हम घटा देंगे एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, यानी कि एक्चुअल कॉस्ट घटा देंगे। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट निकालो, उसमें से उसको माइनस कर दो, तो आपको निकल आएगी ये चीजें। ऐसे मटेरियल प्राइस वेरिएंस है, तो प्राइस वेरिएंस में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, और इन दोनों के बाहर ब्रैकेट में लिखेंगे हम एक्चुअल क्वांटिटी, क्योंकि हम एक्चुअल बात कर रहे हैं। तो इस तरह से ये मैथमेटिकली फॉर्मूले के बेसिस पे है, जो कि आसानी से हो जाएगा, और वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। ठीक है। तो आई होप यू आप इस वीडियोस को इसको दोबारा से देखेंगे और सुनेंगे, ताकि आप इसको आसानी से जो है कर सकें। ठीक है। बाकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हम न्यूमेरिकल वैल्यू कल इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को बताएंगे। ठीक है। ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। लाइव तो आप आओगे नहीं मुझे पता है, लेकिन आई हैव टू डू माई जॉब। थैंक यू।